चलो रीवैल्यूएशन मॉडल पे चलते हैं. रीवैल्यूएशन मॉडल, वी एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी स्टडीड दैट to report long-lived assets there are two different methods that company can follow. One is the cost method, other one is the revaluation model. Can you remember which accounting standard, whether IFRS or US GAAP? मैं इसको छुपा दूँ क्या? चलो जाने दो. Which accounting standard allows revaluation model and which does not allow? लिखा हुआ है सेकंड लास्ट पॉइंट. सर हमने देख लिया, ठीक है. IFRS allows different models, cost model and revaluation model. And if IFRS allows, it means that US GAAP does not allow. तो US GAAP में तो revaluation model चलेगा नहीं, IFRS में revaluation model चलेगा. US GAAP में cost model चलता है, उस पर depreciation लगता है, accumulated depreciation, और जो उसको reduce करके जो भी carrying value आती है उस carrying value पे हम carry करते हैं. But revaluation model में every year we report the long-lived asset at its fair value. अब इसमें क्या डिफरेंस है उससे, उस मॉडल से? इसमें डिफरेंस ये है कि जो फेयर वैल्यू हम इसकी एस्टिमेट करते हैं, दैट फेयर वैल्यू कैन डिक्रीज ऑब्वियसली, बट इट कैन ऑल्सो इंक्रीज. दैट फेयर वैल्यू कैन ऑल्सो इंक्रीज एंड इट कैन इंक्रीज बियॉन्ड द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द मशीन, बियॉन्ड द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट. मतलब कोई, सर आर यू ट्राइंग टू से आई परचेज्ड एन एसेट by paying a sum of rupees 50,000 and after 1 year I can report that asset at 55,000? Yes, you can. The historical cost is 50,000 but you are reporting the asset at 55,000, right? Clear? Now in that method we apply depreciation on that asset. Depreciation is deducted from the historical cost, that gives us the carrying amount. Here in this method also we apply the depreciation because asset will depreciate, but here the depreciation will be reduced from the carrying value, the carrying amount of the asset. Sorry, the depreciation will be reduced from the fair value of the asset, because the name is revaluation model. You are revaluing asset every year and every year you are coming up with a different fair value, a new fair value. Sir, ऐसा ज़रूरी है? Is it necessary that there will be a new fair value every year? No, it may not be. You may have the same fair value at the beginning of the year and at the end of the year. 2-3 साल तक हो सकता है उसकी फेयर वैल्यू सेम ही हो और उसमें से बस डेप्रिसिएशन माइनस करते जा रहा है. बट देयर मे बी अ डिफरेंट फेयर वैल्यू. अभी तक जो देखो, समझो हम क्या करेंगे, देयर इज़ अ वैल्यू जिस पे हम असेट को कैरी कर रहे हैं. सपोज वी परचेज एन असेट, हमने एक असेट को परचेज किया सिर्फ 50,000 रुपीज़ में, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाया. तो आफ्टर चार्जिंग अ डेप्रिसिएशन ऑफ, पहले तो 50,000 पे हमने असेट को परचेज किया ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ ईयर. अब किसी भी साल के पहले दिन असेट को 10,000 पे 50,000 पे परचेज किया तो हम उसको कैरी कर रहे हैं 50,000 पे, राइट? नाउ वी हैव अ डेप्रिसिएशन ऑन दैट असेट. हमने डिसाइड कर लिया कि हम उस पर एक सर्टेन अमाउंट का 5,000 का हर साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे. बट एट द एंड ऑफ द ईयर हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे. व्हाट इज़ द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट? अब अगर असेट की फेयर वैल्यू 55,000 हो जाती है, 60,000 हो जाती है, 52,000 हो जाती है, 53,000 हो जाती है, बढ़ जाती है, तो विल रिपोर्ट द असेट एट अ हायर फेयर वैल्यू. हम उसकी फेयर वैल्यू बढ़ाएंगे. अब जो भी 52, 53 हायर वैल्यू पे हमने रिपोर्ट किया उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे. नॉट द हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन बिकम्स द न्यू कैरिंग वैल्यू. अब मान लो फेयर वैल्यू उसकी 53,000 कर दी, 5,000 डेप्रिसिएशन माइनस किया, 48,000 बिकम्स द न्यू कैरिंग वैल्यू. द असेट विल बी कैरीड फॉर एंटायर ईयर एट 48,000. एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर हम फिर क्या करेंगे, बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन विल एस्टिमेट द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट. असेट की फेयर वैल्यू निकालेंगे. फेयर वैल्यू निकालने के बाद जो भी फेयर वैल्यू आएगी, कम आती है, ज़्यादा आती है, कम आती है तो कम कर देंगे, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और फिर उसकी नई कैरिंग वैल्यू आ जाएगी. मतलब विल रिड्यूस द डेप्रिसिएशन, दैट्स फॉर श्योर, बट विल हैव अ डिफरेंट फेयर वैल्यू ऑफ द असेट which will be different from, which can be different, which may be different from the carrying value of the asset so far. Clear? आप सोचोगे कि सर ये वाई टू मेक द थिंग्स सो कॉम्प्लिकेटेड. हर साल इतना क्यों रिगरस काम करना, मतलब क्यों लेबरसम काम करना हर साल, है ना? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करो, कॉस्ट मेथड पे करो. तो देखो ना, यू पीपल हैव ऑल्सो स्टडीड अकाउंट्स. अब आई डोंट नो, क्योंकि मैंने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो इतने डिटेल में नहीं पढ़ा, उससे ज़्यादा तो मैंने IFRS और US GAAP पढ़ लिया थैंक्स टू CFA कोर्स. बट इंडिया में ये रिवैल्यूएशन मॉडल है क्या, कभी पढ़ा है क्या? और अगर है भी तो ऐसा चलता नहीं है. एज़ फार एज आई रिमेंबर ये बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट नहीं है.
राइट, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और सेम अप्लाइज टू फॉरेन फर्म्स एज वेल। द फर्म्स फॉलोइंग यूएस गैप वो तो कर ही नहीं सकती, उनको तो कॉस्ट मॉडल पे ही चलना पड़ेगा। इन द फर्म्स दैट आर फॉलोइंग IFRS उसमें भी दिस इज एन अनपॉपुलर मेथड, नॉट अ पॉपुलर वन। ये अनपॉपुलर मेथड है। पॉपुलर मेथड तो वही कॉस्ट मॉडल ही है, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज द कैरिंग वैल्यू, दैट्स इट, राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब ये कैरिंग वैल्यू, अब देखो हम ऐसे ही तो दिस इज़ नॉट, ये तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि कैरिंग वैल्यू हम देखेंगे, एसेट की फेयर वैल्यू देखेंगे, कैरिंग वैल्यू से कम ज़्यादा है तो हम उसको चेंज करते रहेंगे। अरे ऐसे कैसे चेंज कर दोगे, आप ऐसे ही एसेट की वैल्यू बढ़ा दोगे। अंडरस्टैंड दिस, वी आर कैरिंग एन एसेट एट द प्राइस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ 50,000। नेक्स्ट, अब अंडरस्टैंड दिस, क्या इसके इम्पैक्ट होंगे, क्या इसके इफेक्ट्स होंगे। 50,000 पे यू आर कैरिंग एन एसेट, यू आर चार्जिंग अ डेप्रिसिएशन ऑफ 5,000, एसेट शुड हैव बीन रिपोर्टेड एट 45,000, राइट। अच्छा, जो 5,000 का डेप्रिसिएशन से आपने एसेट कम किया, अंडरस्टैंड दिस, ये जो 5,000 के डेप्रिसिएशन से आपने एसेट कम किया, क्या इससे लायबिलिटी भी कम होगी? यस और नो? यस, लायबिलिटी कम होगी। सर कैसे? लायबिलिटी साइड ऐसे कम होगा कि जो 5,000 है ये एक्सपेंस रिपोर्ट हो जाएगा कहाँ पे, इनकम स्टेटमेंट में। इट विल रिड्यूस द इनकम बाय 5,000, और जो इनकम इवेंचुअली इक्विटी में जाके ऐड हो जाती है, रिटेन अर्निंग में जाके ऐड हो जाती है, वो 5,000 से कम ऐड होगी, दैट्स इट। तो इसका असेट साइड पे भी इम्पैक्ट आया, असेट इज रिड्यूसिंग बाय 5,000, इसका लायबिलिटी साइड पे भी इम्पैक्ट आया। बट इतना आसान थोड़ी। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम फेयर वैल्यू निकालेंगे पहले। 5,000 डेप्रिसिएशन तो ठीक है, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट तो वैसे ही चलेगा, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा एक्सपेंस में 5,000 और यहाँ पे एसेट की वैल्यू को कम करेगा। लेकिन ये 5,050 में से तो हम कम ही नहीं कर रहे हैं, हमने तो पहले एसेट की फेयर वैल्यू निकाली 53,000 और 53,000 में से हम 5,000 कम कर रहे हैं, तो ये एसेट 48,000 पे आया। अब ये जो 5,000 हमने कम किया, ये 5,000 तो हमने इनकम स्टेटमेंट में लिख दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में, उसने हमारे प्रॉफिट को 5,000 से कम कर दिया, बट स्टिल बैलेंस शीट विल नॉट मैच, असेट विल नॉट बी इक्वल टू लायबिलिटी, क्योंकि 3,000 से हमने इसकी जो फेयर वैल्यू है इसको इंक्रीज कर दिया। व्हाट वी विल डू विद दिस 3,000, द डिफरेंस अमाउंट, इस 3,000 रुपये का हम क्या करेंगे? इस 3,000 का क्या करेंगे? इस 3,000 रुपये को क्या इनकम स्टेटमेंट में डाल दें प्रॉफिट के रूप में, गेन के रूप में, गेन ऑन असेट? व्हाट डू यू से? गेन के रूप में डाल देंगे, बट इसमें थोड़ा डिस्टॉर्शन हो जाएगा, थोड़ा हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। गेन के रूप में डाल देंगे, बट ये गेन रियलाइज थोड़ी है, तो अनरियलाइज्ड है। गेन रियलाइज तब होता है एसेट से जब एसेट को बेच देते हैं। अभी एसेट को बेचा कहाँ है? ये तो हमने उसकी फेयर वैल्यू एस्टिमेट कर ली, फेयर वैल्यू एस्टिमेट करके हमको लगता है एसेट 53,000 की है, तो हमने 53,000 लिख दिया, बट इट हैज़ टू बी रिपोर्टेड। अब इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट करें गेन के रूप में, या OCI में रिपोर्ट करें अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में गेन के रूप में, कहाँ रिपोर्ट? गेन के रूप में रिपोर्ट तो होगा सर, ये लायबिलिटी साइड जाएगा, ये इक्विटी में जाके ऐड तो होगा सर, क्योंकि 3,000 से अगर एसेट बढ़ गए हैं तो इक्विटी हैज़ टू इंक्रीज बाय 3,000, क्योंकि कैश तो बढ़ नहीं रहा। दिस इज नॉट अ कैश गेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश भी नहीं बढ़ रहा, तो क्या करेंगे सर? एसेट बढ़ रहा है तो बिल्कुल इसको इक्विटी में ऐड करेंगे, बट इसको गेन नहीं मानेंगे। नीदर इट विल बी रिपोर्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट नॉर इट विल बी रिपोर्टेड इन द अदर कंप्रेहेंसिव इनकम, इसको हम डायरेक्ट इक्विटी में डालेंगे। अच्छा, 3 स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी, एक इनकम स्टेटमेंट, एक OCI अदर कंप्रेहेंसिव इनकम, तीसरी क्या पढ़ी थी? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ा था क्या? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो ये सारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाएगा, और किस रूप में जाएगा? ये जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस के रूप में। इट विल बी रिपोर्टेड एज रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्लियर? रीवैल्यूएशन सरप्लस, बोलो आया समझ में? डन 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 डन, ठीक है। अब ये 3,000 रुपये रीवैल्यूएशन सरप्लस जाएगा, इक्विटी बढ़ जाएगी, इससे इनकम स्टेटमेंट नहीं बढ़ेगी, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम नहीं बढ़ेगी, बट इक्विटी विल इंक्रीज बाय 3,000 रुपीज रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब नेक्स्ट ईयर मान लो ये जो असेट है, बहुत ध्यान से सुनना, नेक्स्ट ईयर ये जो असेट है, दिस असेट रिड्यूस्ड बाय, ये असेट कम हो जाती है, 4,000 से कम हो जाती है इसकी फेयर वैल्यू, तो नेक्स्ट ईयर ये 44,000 की हो जाती है, और 44,000 में से फिर हम 5,000 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 39,000 पे ये कैरिंग वैल्यू इसकी हो जाएगी।
अब नेक्स्ट ईयर तो ये 4000 से कम हो गई। डेप्रीसिएशन तो डेप्रीसिएशन है, वो तो अपना काम करेगा, वो तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा एज एन एक्सपेंस। बट ये जो 4000 से उसकी फेयर वैल्यू गिर गई है, व्हाट वी विल डू विद दिस 4000 रुपीज़ ऑफ डिक्रीज इन फेयर वैल्यू? क्या हम इसको इनकम स्टेटमेंट में लॉस के रूप में लिखें? नो, क्योंकि जब उसकी फेयर वैल्यू बढ़ी थी उसी को हमने जब गेन के रूप में नहीं लिखा था, तो फेयर वैल्यू गिरी तो उसको लॉस के रूप में क्यों लिखे? तो सुनो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस हमने इंक्रीज किया था, क्रिएट किया था, उस रिवैल्यूएशन सरप्लस को हम गायब कर देंगे। दैट 3000 रुपीज ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस विल बी एवापोरेटेड, विल बी वाइप्ड आउट, वो खत्म हो गया। बट स्टिल वो 3000 से रेवेन्यू सरप्लस खत्म हो गया, तो आपकी इक्विटी 3000 से कम हो गई, लेकिन ये मशीन तो 4000 से कम हुई, 1000 का डिफरेंस और है। तो उस 1000 के डिफरेंस को क्या करेंगे, उस 1000 के डिफरेंस को आपको क्या करना है, लॉस रिपोर्ट करना है इनकम स्टेटमेंट में। सर इनकम स्टेटमेंट में कैसे आ गया? इनकम स्टेटमेंट में आना, अगर बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन असेट, सॉरी रिवैल्यूएशन सरप्लस, और अगर गिरता है तो लॉस। बट अगर ये 2000 से ही गिरता तो सर ये 53 से ये 48 से गिर के 44 हुआ, अगर ये 46 ही होता तो 46 होता तो 2000 रुपये रिवैल्यूएशन सरप्लस में से कम कर देते, 1000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस अभी भी बचता। मतलब यू हैव टू रिड्यूस द रिवैल्यूएशन सरप्लस टू द एक्सटेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएटेड। रिवैल्यूएशन डेफिसिट कभी क्रिएट नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ देर इज इंक्रीज इन द कैरिंग वैल्यू ऑफ द असेट, if fair value is higher than the carrying value, you can create revaluation surplus, one thing. Another thing, revaluation surplus आप create कर सकते हो। एक दूसरा, अगर revaluation surplus बाद में उसकी fair value गिर जाती है तो you have to first reduce the revaluation surplus. You can reduce, you can जो carrying value गिर रही है, fair value गिर रही है, वो आप revaluation surplus में adjust कर सकते हो to the extent of रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएटेड ओरिजिनली। उससे भी ज़्यादा अगर गिर जाती है तो फिर इनकम स्टेटमेंट में लॉस में जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, चलो ग्रेट। अब तो देखो यहाँ पे दो केसेस दिए हैं, केस 1 केस 2। केस 1 में दिया इनिशियल इंक्रीज एंड सब्सिक्वेंट डिक्रीज, तो ये मैंने बता दिया इनिशियल इंक्रीज तो इंक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, इक्विटी में जाएगा। उसके बाद डिक्रीज हुआ तो रिड्यूस रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएटेड अर्लियर, देन गोज टू सब्सिक्वेंट डिक्रीज में, देन इट गोज टू द डिक्रीज अमाउंट, the decreased amount goes to income statement as loss. क्लियर? तो ये हमने पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। अब दूसरे केस में केस 2 पहले डिक्रीज हो रहा है। अच्छा डिक्रीज होता है तो जब रिवैल्यूएशन असेट, सॉरी रिवैल्यूएशन असेट नहीं बोलते हैं यार उसको, रिवैल्यूएशन सरप्लस बोलते हैं। बार बार देखो ठीक से बोलो, रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो पहले अगर डिक्रीज हुआ तो देयर इज नो रिवैल्यूएशन सरप्लस एट फर्स्ट प्लेस, रिवैल्यूएशन सरप्लस ही नहीं, स्टार्टिंग में डिक्रीज से हुआ तो फिर वो क्या जाएगा, वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा एज लॉस। ठीक है, तो पहला केस तो ये है, अगर ये इनिशियल डिक्रीज हुआ तो ये करेंगे हम सबसे पहले, रिपोर्ट एज लॉस इन द इनकम स्टेटमेंट। ग्रेट, इनकम स्टेटमेंट में हमने लॉस रिपोर्ट कर दिया, डिक्रीज हो रहा है तो इनकम स्टेटमेंट में लॉस होगा। उसके बाद अगर इंक्रीज हो जाता है तो सब्सिक्वेंट इंक्रीज, सब्सिक्वेंट अगर इंक्रीज हो जाता है तो जो लॉस था इनकम स्टेटमेंट में, उस लॉस को आप क्या कर दोगे, रिड्यूस करोगे। इनकम स्टेटमेंट में आप रिकॉग्नाइज करोगे। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपने बोला था इंक्रीज होता है तो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, इक्विटी में जाता है एज द इन द फॉर्म ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। वो तब होता है व्हेन देयर इज नो लॉस इन द इनकम स्टेटमेंट। बट अगर इनकम स्टेटमेंट में आपने लॉस रिपोर्ट किया है इन द लास्ट ईयर ड्यू टू द लोअर फेयर वैल्यू ऑफ द असेट, तो अब आप क्या करोगे, अगर अब अगले साल असेट की वैल्यू बढ़ती है तो पहले उस जितना आपने लॉस रिपोर्ट किया है उतना आप इनकम स्टेटमेंट में उस लॉस को कम करोगे। एक, या लॉस तो चलो पिछले साल चले गया, उतना इनकम स्टेटमेंट में आप इस साल गेन रिपोर्ट करोगे। फॉर एग्जांपल असेट की वैल्यू फर्स्ट ईयर में 3000 से कम हुई थी तो आपने इनकम स्टेटमेंट में 3000 का लॉस रिपोर्ट किया। अगले साल असेट की वैल्यू 4000 से बढ़ गई तो 3000 का इनकम रिपोर्ट करोगे, गेन रिपोर्ट करोगे इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि 3000 का लॉस था, 3000 का गेन रिपोर्ट करोगे। बट स्टिल 1000 से उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ी है तो जो एक्स्ट्रा 1000 है ये वाकई इट विल बिकम योर रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्लियर? ठीक है, यस सर। हाँ
Sometimes land and building are also revalued. हाँ, समटाइम्स मतलब मैं समझा नहीं कैसे, व्हाट यू वांट टू से। एनी एसेट कैन बी रीवैल्यूड ना। देखो, आपने कभी 12th में पढ़ा होगा एक टॉपिक, उसमें रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट पढ़ा होगा, राइट? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। दैट इज नॉट बेसिकली व्हाट वी आर स्टडिंग हियर, इज नॉट दैट कंसेप्ट। मैं उसका डिफरेंस बताता हूँ। उसमें क्या होता है, उसमें हम असेट को अंडरस्टैंड, अच्छा है दैट यू आस्क दिस क्वेश्चन। नाउ लिसन, हम असेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे रिपोर्ट करते हैं, जो यूएस गैप अलाउ करता है, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अलाउ करता है। अब जब हम ऐसा करते हैं तो द वैल्यू ऑफ द असेट दैट वी हैव इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट एट विच वी परचेज द असेट लेस एनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सो फार। तो उसकी असेट की कैरिंग वैल्यू आती है, क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द असेट हमने जो फेयर वैल्यू है उसको पे ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसा हो सकता है कि जो करंट फेयर वैल्यू है असेट की, इट कुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम द कैरिंग वैल्यू, इट कुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द असेट। तो just to match the market value of the asset, the current market value of the asset, the current fair value of the asset with the carrying value that we are carrying in the books, हम क्या करते हैं, उसका रिवैल्यूएशन करते हैं असेट का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिवैल्यूएशन। और वो वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। असेट की लाइफ में एक आधी बार कभी रिवैल्यूएशन कर दिया तो कर दिया। तो हम सारे असेट्स का क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और जो भी गेन लॉस होता है उस अकाउंट में हम उस तरह से रिपोर्ट करते हैं, so that our balance sheet shows the current value of all the assets that we are carrying. Clear हुआ? But understand this प्रांजल and everybody in the class, जब भी हम ये revaluation method से assets को report करेंगे, if we are reporting all the assets using revaluation model, we would never ever require to create a revaluation account. We would never ever require to revalue all our assets because every year we are doing that. तो वंस इन अ लाइफ टाइम जो हम रिवैल्यू करते हैं वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ नाउ पार्ट ऑफ हर डेली रिपोर्टिंग, नॉर्मल रिपोर्टिंग, जनरल रिपोर्टिंग। आर यू गेटिंग दिस? ये तो हम हर साल ही कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है प्रांजल, चलो। तो कॉस्ट मॉडल पे को आप फॉलो करते हो तो वंस इन अ वाइल आप रिवैल्यूएशन कर सकते हो, जब आपको लगता है, मैनेजमेंट को लगता है कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है के बेसिस पे जो कैरिंग वैल्यू है वो करंट वैल्यू से बहुत ज़्यादा डिफर कर देंगे। बट जब हर साल ये कर रहे हैं तो फिर वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये रिकॉग्नाइजेज इनकम, ये हो गया, ठीक है। जब भी असेट को हम रिटायर कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, व्हेनेवर असेट इज रिटायर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ मतलब हमने उसको सेल कर दिया, एंड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द असेट, आफ्टर सेलिंग ऑफ द असेट, उस असेट से एसोसिएटेड कोई भी रिवैल्यूएशन सरप्लस रह गया है बुक्स में, अब वो रिवैल्यूएशन सरप्लस रिवर्स तो होगा नहीं, तो उसको हम रिटेन अर्निंग में जाके ऐड कर देंगे। दैट्स इट, इट विल बी इंक्लूडेड इन द रिटेन अर्निंग। ठीक है, डन। क्लियर हुआ? चलो अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। असेट की कैरिंग वैल्यू है 40,000 और हमने उसकी फेयर वैल्यू डिटरमाइन की 38,000। क्या करोगे इसका? अगर उसकी कैरिंग वैल्यू 40,000 है और अगर हमने उसकी फेयर वैल्यू जो है, हम रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं, अगर उसकी फेयर वैल्यू 38,000 आई, तो व्हाट यू विल डू? एट व्हाट प्राइस यू विल रिपोर्ट द असेट? 40 और 38? 38। अच्छा, 40 पे ही हमने एसेट को खरीदा था, दिस इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट, और एक साल बाद उसकी जो फेयर वैल्यू है वो 38,000 है। तो ये जो 2,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, इसका क्या करोगे? वेयर विल इट गो? इनकम स्टेटमेंट लॉस। इनकम स्टेटमेंट लॉस। नेक्स्ट ईयर, सब्सिक्वेंट ईयर में
अच्छा, असेट फिर की द न्यू कैरिंग वैल्यू विल बी 38,000, right, and 2,000 in income statement as loss. Next year the fair value of the asset increases to 39,500. What you will do? What you are going to do? At what price you will report the asset? 39,500. 39,500. And what will you do with this 1,500 of difference? फर्स्ट तो जो भी डिक्रीज था उसको रिवर्सल करेंगे इनकम स्टेटमेंट में से, एंड देन रिवैल्यूएशन सरप्लस. तो कितना इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा? 2,000 समथिंग. 2,000 समथिंग कैसे, मतलब? Your carrying value was 38,000 and your fair value is 39,500. There is increase in the fair value by 1,500. So you have a gain of 1,500. You have increase in value of 1,500. तो उस 1,500 में से इनकम स्टेटमेंट में कितना लिखूँ और रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना डालूँ? तो इनिशियली 2,000 रिपोर्ट किया होगा लॉस इनकम स्टेटमेंट में, तो 1,500 तो होली रिवर्सल चले जाएगा, फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस में कुछ नहीं आएगा. हाँ, नथिंग विल बी रिपोर्टेड इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस, राइट. पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट में आएगा इन एज गेन. फिर नेक्स्ट ईयर इसकी जो फेयर वैल्यू है वो फेयर वैल्यू बढ़ के 41,000 हो जाती है. अब क्या होगा? The new carrying value will be 39,500. नेक्स्ट ईयर वो 40,000 हो जाती है. अब क्या होगा? अरे बोलो. 1,000 एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस. हाँ, और 500 हो जाएगा. 500 इनकम स्टेटमेंट में जाएगा एज गेन और 1,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस बन जाएगा जो कि इक्विटी में जाके ऐड होगा. ठीक है. इन अनदर एग्जांपल, अगर उसकी कैरिंग वैल्यू असेट की 40,000 है अभी तक एंड उसकी फेयर वैल्यू बढ़ के नेक्स्ट ईयर 43,000 हो जाती है, हाउ यू विल रिपोर्ट दिस? क्या करोगे इसका? इसके वैल्यू 43,000 रिपोर्ट करेंगे. हाँ. और 3,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस. 3,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस. नेक्स्ट ईयर जो फेयर वैल्यू है वो फेयर वैल्यू गिर के 41,000 हो जाती है. अब क्या करोगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस. ना, you will reduce revaluation surplus by 2,000. वो अभी भी इक्विटी में 3,000 रुपीज़ रिवैल्यूएशन सरप्लस दिख रहा है. नेक्स्ट ईयर जो 2,000 रुपीज़ का डिफरेंस है एज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, वो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी. रिवैल्यूएशन एसेट को वो क्या कर देगी? कम कर देगी. तो नाउ द बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस इन द रिवैल्यूएशन एसेट विल बी, रिवैल्यूएशन सरप्लस विल बी 1,000. तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में से कम हो जाएगा, राइट, 2,000 रुपीज़. नेक्स्ट ईयर the fair value becomes 39,500. अब क्या होगा? Valuation surplus would collapse or 500 in loss. हाँ, revaluation surplus will become 0 and 500, the excess amount over and above the revaluation surplus earlier created, will be reported as loss in income statement. अब अगले साल फिर बढ़ जाती है तो इनकम स्टेटमेंट में 500 रुपये का गेन, उससे ऊपर कुछ बढ़ जाता तो रिवैल्यूएशन सरप्लस. विल कीप डूइंग दिस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द असेट, राइट. इज इट नेसेसरी दैट द वैल्यू ऑफ असेट विल चेंज एवरी ईयर? नो.
ठीक है, बट रिवैल्यूएशन मॉडल, रिवैल्यूएशन मेथड गिव्स अ चांस टू चेंज द असेट्स कैरिंग वैल्यू एवरी ईयर इफ देयर इज चेंज इन द फेयर वैल्यू। क्या इंटेंजिबल एसेट पे भी अप्लाई हो सकता है? यस, अप्लाई हो सकता है, बट देयर इज अ requirement that intangible asset has to have a frequent market where frequently buying and selling of such asset is taking place, तभी तो we will be able to determine the fair value of the asset। कोई ऐसा पेटेंट या कॉपीराइट है जो फ्रीक्वेंटली मार्केट में बाय सेल नहीं होता, तो फिर उसकी फेयर वैल्यू कैसे डिटरमाइन करोगे? टू अप्लाई रिवैल्यूएशन मॉडल ऑन एनी एसेट, it is a requirement that you must be able to determine the fair value of the asset, and in many cases fair value is determined when there is a market available। ठीक है, बोलो, क्लियर हुआ ये? एनी प्रॉब्लम इन दिस, एनी डाउट? नाउ the revaluation model and management's manipulation, can it be used to manipulate the earnings? As an analyst you just have to be very cautious, you have to be very suspectful, suspicion से ही देखना है क्या इससे मैनिपुलेशन हो सकता है, क्या इससे मैनिपुलेशन हो सकता है। तो कैन इट बी यूज टू मैनिपुलेट द अर्निंग्स? यस, इट कैन बी। सोचो अगर हम कैरिंग वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ असेट, इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इक्विटी, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाके इक्विटी में जाके ऐड हो जाता है। नाउ अगर असेट और इक्विटी दोनों बढ़ रहा है, अंडरस्टैंड दिस, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी इन द बिगिनिंग कि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, जो कि आउटसाइडर लायबिलिटी होती है जिसको हम डेट बोलते हैं, प्लस इक्विटी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ऐसा? अब मान लो यू इंक्रीज, अब जैसे फॉर एग्जांपल असेट है 10,000 रुपीज़ के, लायबिलिटी है आपकी 6,000 रुपीज़ की और इक्विटी है आपका 4,000 रुपीज़ का। इक्वेशन इज मैचिंग? यस। अब डेट इक्विटी रेशो में निकालूंगा तो 6,000 डिवाइडेड बाय 4,000 होगा, तो माई डेट इक्विटी रेशो इज़ 1.5। ठीक है, कंपनी इज दिस मच लिवर्ड, राइट। अब अगर मैं रिवैल्यूएशन मॉडल को यूज़ करूं और मैं अगर असेट की वैल्यू को 1,000 रुपये से बढ़ा दूं, 1,000 रुपये से बढ़ा दूं, तो असेट विल इंक्रीज बाय 1,000, क्योंकि अब उसकी कैरिंग वैल्यू ही बढ़ गई, तो असेट साइड 1,000 से बढ़ जाएगा। नाउ लायबिलिटी साइड विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 1,000, बट डेट विल नॉट इंक्रीज, इक्विटी विल इंक्रीज बाय 1,000 बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो अब एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डेट तो अभी भी 6,000 का ही, बट इक्विटी हैज़ अ न्यू वैल्यू ऑफ 5,000। तो अब 6,000 को डिवाइड करेंगे 5,000 से, तो डेट इक्विटी रेशो तो कम हो गया, विदाउट पेइंग ऑफ अ सिंगल पेनी टू द डेट होल्डर्स। यू डिड नॉट पे अ सिंगल पेनी, 1 रुपया नहीं दिया आपने, एक नया पैसा नहीं दिया आपने, बट योर डेट इक्विटी रेशियो इज रिड्यूस टू 1.20। आर यू गेटिंग दिस? बट इवेंचुअली क्या होगा सर, ये असेट को इतनी उसकी कैरिंग वैल्यू बढ़ा देंगे, इवेंचुअली असेट जब स्क्रैप में बेचेंगे उस उतने पे नहीं बिकेगी, तो इवेंचुअली फिर वो लॉस रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो हमने डेप्रिसिएशन के साथ देखा था। देखो अभी आप कितनी भी रोजी पिक्चर पेंट कर दो, कितना भी इल्यूजन क्रिएट कर दो, बट इवेंचुअली तो फिर असेट को कभी तो बेचना पड़ेगा। इनफाइनाइट असेट तो है नहीं है, फाइनाइट लाइफ वाली असेट है, बट तब तक तो इल्यूजन में रखेंगे ना शेयर होल्डर्स को। तो इट कैन बी मैनिपुलेटेड, द अर्निंग्स कैन बी मैनिपुलेटेड, द लिवरेज रेशियो कैन बी मैनिपुलेटेड। ठीक है, लिवरेज रेशियो ऐसे भी निकलता है, लिवरेज रेशियो ऐसे भी निकलता है, टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। सर ऐसे क्यों ऐसे निकालते हैं? टोटल असेट कितने के हैं? 10,000 के हैं, शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है? 4,000 है। तो हायर द रेशो हायर इज द लिवरेज, क्योंकि अंडरस्टैंड दिस, इस रेशो को समझो, ये लिवरेज रेशो ऐसे भी निकलता है। डेट, ये तो नॉर्मल डेट इक्विटी रेशो जो हमने यहाँ पे निकाला, दिस इज अ सिंपल डेट इक्विटी रेशो, बट ये भी एक लिवरेज रेशो होता है, टोटल असेट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। सर व्हाई इट इज कॉल्ड अ लिवरेज रेशो? बिकॉज व्हाट इज दिस? हाँ, ये लिवरेज रेशो क्यों है? बिकॉज ये बताता है दैट हाउ मच टोटल डेट कंपनी हैज़ डिवाइडेड बाय द पोर्शन ऑफ इक्विटी इन दैट टोटल डेट, क्योंकि हाउ मच टोटल असेट्स कंपनी has and the portion of equity in those total assets, because assets can be acquired using two sources, या तो डेट आएगा या इक्विटी आएगा। अब अगर जितना ज़्यादा लिवरेज होगा कंपनी के पास, अंडरस्टैंड, जितना इस फॉर्मूले, इस रेशो को समझो, जितना ज़्यादा डेट होगा कंपनी के पास,
उतना इक्विटी का पोर्शन, टोटल एसेट्स में इक्विटी का पोर्शन कम होगा, तो डिनोमिनेटर विल बी लोअर, स्मॉलर एज अ प्रपोर्शन ऑफ न्यूमरेटर टोटल एसेट, तो ये रेशो ज़्यादा आएगा। डोंट यू थिंक सो कि डेट बढ़ाते जाएंगे, having the same amount of asset, if you increase debt and reduce equity with the same amount of asset, तो आपका ये रेशो बढ़ता जाएगा। तो higher the ratio, highly levered the company is। क्लियर? सही है कि गलत? सही है ना? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इस तरह से जब इसको कैलकुलेट करोगे तो अभी तो ये कितना आया, अभी ये 2.5 आया, मतलब योर असेट इज 2.5 टाइम्स ऑफ योर इक्विटी, मतलब आपका असेट जो है इक्विटी का 2.5 गुना ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा आपने डेट ले रखा है। इक्विटी मतलब ओनर्स फंड केवल 4,000 का, असेट 10,000 के, मतलब मेजर पोर्शन जो है ये इसका वो आपने किससे रेस किया है, डेट से रेस किया है। असेट्स का मेजर पोर्शन आपने किससे एक्वायर किया, डेट से एक्वायर किया। एक बात, दूसरी बात, अंडरस्टैंड दिस। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी कैरिंग वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, इसको 11,000 कर रहे हैं, इसको भी ये 5,000 हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, ये 11,000 हो जाएगा ऊपर असेट है ना, और ये नीचे इक्विटी क्या हो जाएगी, 5,000 हो जाएगी। अब दोनों 1,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ रेशो बढ़ेगा कि गिरेगा? रेशो गिरेगा। आस्क मी वाई? बिकॉज देखो ये सिंपल मैथमेटिकल कंसेप्ट है कि इफ यू हैव अ रेशो ऑफ ग्रेटर देन 1, ठीक है, इफ यू हैव अ रेशो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विच इज ग्रेटर देन 1, इन दैट रेशो इफ यू इंक्रीज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम अमाउंट, as a result of this the next ratio calculated by after increasing the amount will decline, because 1,000 से न्यूमरेटर भी बढ़ा है, 1,000 से डिनोमिनेटर भी बढ़ा है, बट अर्लियर ये रेशो 1 से ज़्यादा था, 1 से ज़्यादा था, इसका मतलब जो न्यूमरेटर था वो बड़ी वैल्यू था, जो डिनोमिनेटर था वो छोटी वैल्यू था, और दोनों को 1,000 से इंक्रीज किया। इट मीन्स द परसेंटेज चेंज इन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द परसेंटेज चेंज इन डिनोमिनेटर। जब मैंने 1,000 से दोनों को इंक्रीज किया तो न्यूमरेटर 10% से इंक्रीज हुआ ओनली, बट डिनोमिनेटर ये 10,000 से 11,000 हुआ तो 10% से इंक्रीज हुआ, बट डिनोमिनेटर देखो 4,000 से 5,000 हुआ, 25% से इंक्रीज हो गया। तो न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय ओनली 10%, बट डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 25%। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द न्यू रेशो विल बी लोअर देन द अर्लियर रेशो। तो वही कंसेप्ट हो गया, लेवरेज डिक्रीज होगा। सो एज एन एनालिस्ट डू नॉट जंप इन जॉय दैट कंपनी इज रिड्यूसिंग इट्स रेशो। अंडरस्टैंड दिस whether the company is following revaluation model and whether the company unnecessarily increasing the fair value of the asset, carrying value of the asset, just to show a lower amount of leverage, lower ratio of leverage. Right? Clear? ठीक है, ग्रेट। चलो फिर ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, डिक्रीज 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 इंक्रीज। ठीक है, ऊपर इंक्रीज 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 डिक्रीज था, नीचे डिक्रीज 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 इंक्रीज है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ऐसा कंपनी करेगी नहीं जानबूझ करके। हाँ, अब अगर वो कंपनी बहुत ऑनेस्ट है और फेयर वैल्यू गिरी रही है और वो उस पर रिपोर्ट कर रही है तो फिर कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट इंटेंशनली कंपनी ऐसा नहीं करेगी कि डिक्रीज कर रही है बिकॉज जस्ट टू इंक्रीज द लेवरेज, बिकॉज इट विल इंक्रीज द लेवरेज। या कंपनी ऐसा कर भी सकती है अगर कंपनी इज़ नॉट कंसर्न अबाउट द लेवरेज, बहुत ज़्यादा लिवर्ड कंपनी नहीं है, अनलिवर्ड कंपनी है, लेवरेज इससे जो थोड़ा बहुत लेवरेज बढ़ेगा उससे कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, बट देन कंपनी कैन यूज़ द डिक्रीज इन द कैरिंग वैल्यू टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। देखो अभी वो और भी समझते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा कंपनी इंक्रीज करेगी वैल्यू को क्योंकि लेवरेज कम आएगा। देखो लेवरेज वो कंपनी कम करना चाहेगी जो ऑलरेडी लेवरेज से परेशान है। The company which is already highly levered, the company which is having a high leverage ratios, that company will try to reduce the leverage ratios. But जो कंपनी जैसे अदानी, but the company which is not highly levered, वो highly levered नहीं है, तो फिर कंपनी अगर कैरिंग वैल्यू को कम करती है, अगर उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं। सर कैरिंग वैल्यू के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ये देखो सबसे नीचे डिक्रीज इन कैरिंग वैल्यू, अगर कैरिंग वैल्यू कम करते हो तो डेप्रिसिएशन कम होगा,
सपोज डेप्रिसिएशन हमने परसेंटेज में डिफाइन किया कि जो भी कैरिंग वैल्यू होगी उसका 10% हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यू आर रिड्यूसिंग द कैरिंग वैल्यू, इट इज़ रिड्यूसिंग योर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इट इज़ इंक्रीजिंग योर इनकम, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपका जो ROA है ROE है वो बढ़ रहा है। अच्छा, कैरिंग वैल्यू जब कम कर रहे हो तो शेयर होल्डर्स इक्विटी और टोटल असेट्स भी कम हो रहा है, और ROA और इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, बिकॉज लोअर डेप्रिसिएशन विल इंक्रीज द इनकम। मैंने एक कॉलम और बना देता इनकम का तो ये और अच्छा होता, पर ठीक है ना, आप समझ जाओगे ना, डेप्रिसिएशन गिरा है तो इनकम बढ़ रही है। तो रिटर्न ऑन असेट निकलता है, ROA निकलता है, ROE निकलता है, सिंपल फंडा होता है, नीचे इक्विटी एसेट आ जाएगा, जो भी निकालते ऊपर इनकम आ जाएगी। अब न्यूमरेटर तो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ लोअर डेप्रिसिएशन, एंड बिकॉज ऑफ लोअर कैरिंग वैल्यू जो डिनोमिनेटर है वो कम हो रहा है। तो हायर इनकम, लोअर डिनोमिनेटर, लोअर एसेट और लोअर इक्विटी विल इंक्रीज द रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी। इट विल ऑल्सो इंक्रीज द लेवरेज रेशियो, बट कंपनी इज नॉट कंसर्न अबाउट द लेवरेज रेशियो, लेवरेज इज अंडर कंट्रोल, बट कंपनी इज कंसर्न अबाउट द फॉलोइंग रिटर्न रेशियोज, फॉलोइंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो अगर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से परेशान है कि यार वाई आर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर फॉलोइंग, तो इन दैट केस कंपनी विल decrease the carrying value of the asset to increase the ROA ROE. But if company is concerned about the high leverage, company will increase the carrying value of the asset to decrease the liability, sorry, to decrease the leverage ratio. Right? Clear हुआ? तो सर एज एन हम क्या करें सर? हमको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कंपनी अगर उसको बढ़ा रही है गिरा रही है तो कंपनी मैनिपुलेट कर रही है नहीं कर रही है, बढ़ाना चाहिए गिराना चाहिए। अरे कंपनी कैन मैनिपुलेट ईदर वे, ठीक है। कैरिंग वैल्यू को अननेसेसरी बढ़ा के भी कंपनी मैनिपुलेट कर सकती है अपने लेवरेज रेशियोज को, और कैरिंग वैल्यू को अननेसेसरी कम करके वो मैनिपुलेट कर सकती है अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को। आर यू गेटिंग दिस? क्लियर? बोलो। चल यस सर। ठीक है, तो कंसिडर इट वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन 1 or 2 ऑन दिस। मतलब ये अच्छे से कर लेना है इसको। कैरिंग वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो नेट इनकम इन द ईयर ऑफ रीवैल्यूएशन इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो ऐसा क्यों लिखा, आप बोलोगे सर कैरिंग वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो डेप्रिसिएशन इंक्रीज होता है और इनकम डिक्रीज होती है, ऐसा आपने बोला, वो होता है ना सब्सिक्वेंटली। बट जिस साल आप बढ़ाओगे उस साल तो ये होगा ना, जिस साल आपने कैरिंग वैल्यू बढ़ाई उस साल तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, डेप्रिसिएशन तो अब अगले साल लगेगा इस पर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिस साल आप कैरिंग वैल्यू बढ़ा रहे हो उस साल डेप्रिसिएशन नहीं लगता। अगर कैरिंग वैल्यू बढ़ाओगे तो उस साल तो आपकी इनकम बढ़ेगी, डेप्रिसिएशन तो अगले साल लगेगा। कैरिंग वैल्यू हम कब बढ़ाते हैं? एट द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर। किसी भी फिस्कल ईयर के एंड पे हम कैरिंग वैल्यू को चेक करते हैं, फेयर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है ये ज़्यादा होनी चाहिए कैरिंग वैल्यू से फेयर वैल्यू, तो हम कैरिंग वैल्यू को बढ़ा देते हैं। अब जैसे ही हम कैरिंग वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो उस साल थोड़ी डेप्रिसिएशन, अब इस साल जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं उस साल तो नेट इनकम बढ़ेगी ना। हाँ, अगले साल फिर उसका डेप्रिसिएशन इस वैल्यू पे लगेगा जो आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं, बट इसलिए लिखा है इन द ईयर ऑफ रीवैल्यूएशन। उस साल तो नेट इनकम बढ़ जाती है, इसके कारण क्या होता है? ROA ROE बढ़ जाता है। अब ये क्यों बढ़ जाते हैं उस साल सर? ये इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि वही इनकम बढ़ जाती है और नीचे आपका असेट भी, इनकम बढ़ जाती है, नीचे आपका असेट या इक्विटी भी बढ़ जाता है। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इंक्रीज इन इनकम इज द परसेंटेज चेंज इन इनकम इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन एसेट, क्योंकि इनकम छोटा फिगर है, असेट बड़ा फिगर है, रेशो 1 से कम है। और ऐसे में जब दोनों को इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करोगे तो इनकम में परसेंटेज चेंज ज़्यादा होगा, असेट में परसेंटेज चेंज कम होगा। ठीक है?